जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है प्रोजेक्ट परख के अंतर्गत जो मॉडल पेपर जारी किए गए हैं 5 मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स के, उसमें जो चौथा मॉडल पेपर है उसे हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी जो 3 मॉडल पेपर उसे मैंने ऑलरेडी हल करके आप लोगों को बता दिया है। आज बारी है चौथे मॉडल पेपर की, चौथे सेट की बारी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्ट परख के अंतर्गत जो है मॉडल पेपर बनाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट परख है मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है 2025 सेट 4 मॉडल पेपर 4 है, क्लास इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। चलिए देखते हैं हम लोग जो है। पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र के जो जनक है एडम स्मिथ है। इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। तो ये भी जो प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही जो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, एडम स्मिथ। इनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है। याद रखिएगा, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है। उत्पत्ति के 4 साधन जैसा आप जानते हैं, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, ये उत्पत्ति के साधन है। इसके अलावा साहसी भी उत्पत्ति के एक चौथा साधन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है साधन नहीं की बात हो रही है। कौन साधन नहीं है। तो मुद्रा जो है यह उत्पत्ति का साधन नहीं है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। तो तीसरे का राइट आंसर होगा मुद्रा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वह उपलब्ध साधनों के चयन से, उपलब्ध साधनों का जो चयन है, जो उनका चुनाव है, यही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या मानी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी। साधनों का आवंटन है तो है ही है। साधनों का कुशलतम प्रयोग, ये भी सही है। जहाँ पे साधन होंगे ये होगा। आर्थिक विकास हो, ये भी समस्या है। इनमें से सभी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या जाएगी, इनमें से सभी। चौथे का डी। पांचवा, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं पूंजीवादी। पूंजीवादी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो आर्थिक गतिविधियों पे निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं का जो नियंत्रण होता है। तो ऐसी स्थिति में बाजार की जो शक्तियां हैं वही क्या करती है, कीमत का निर्धारण करती हैं। तो कीमत तंत्र का जो है जो निर्णय है, इससे जो महत्वपूर्ण जो निर्णय जो लिए जाएंगे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं। छठा देखते हैं, उस वक्र का नाम होता है जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला जो वक्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीपीसी वक्र बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, यानी उत्पादन संभावना वक्र जिसको बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा उत्पादन संभावना वक्र। छठे का डी। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे गलत मिस्टेक है, यह है गोसेन। क्या है, गोसेन। गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही गोसेन का प्रथम नियम है, जबकि सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है ये गोसेन का द्वितीय नियम है। तो सबसे पहले जो है
सीमांत उपयोगिता के बारे में जो है क्वेश्चन देते हैं। बताते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होती है, जिसको कहा जाता है गोसेन का प्रथम नियम। फिर ये सम सीमांत उपयोगिता का नियम भी देते हैं। बाद में इन्हीं के विचारों को जो है मार्शल आगे बढ़ाते हैं और इन्हीं के विचारों को अपनी व्याख्या में शामिल कर लेते हैं। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम मार्शल ने दिया था, गोसेन का प्रथम नियम गोसेन ने दिया था, और सम सीमांत उपयोगिता का नियम मार्शल ने दिया था और गोसेन का द्वितीय नियम गोसेन ने दिया था। लेकिन अगर विकल्प में जो है मार्शल और गोसेन दोनों आ जाए तो हम राइट आंसर जो है गोसेन को मारेंगे, क्योंकि गोसेन वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जो है सम सीमांत उपयोगिता के बारे में बताया था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। 8वां, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता तब शून्य होती है। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है उस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो 0 होती है, शून्य होती है। तो 8वें का राइट आंसर होगा शून्य हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बजट रेखा की ढाल, बजट रेखा की जो ढाल होती है -px/py होती है। 9वें का ए आंसर होगा। बजट रेखा के अगर समीकरण की बात हो जाए तो बजट रेखा का समीकरण होता है m बराबर होता है p1 x1 प्लस p2 x2। ये बजट रेखा का समीकरण होता है। या x1 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं m बराबर p1 q1 प्लस p2 q2। तो ये बजट रेखा का समीकरण होता है। लेकिन जब हम इसकी ढाल की बात करते हैं तो बजट रेखा कुछ इस तरह से होती है, ए और बी। तो ये बजट रेखा होती है, इसकी ढाल ये होती है। बजट रेखा की ये जो ढाल होती है, ये जो ढाल होती है इसी का फार्मूला होता है -px/py होता है। तो यही है -px/py। 10वां, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया था? तो उपयोगिता क्रमवाचक होती है, उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, ये विचार देते हैं हिग्स और एलर। जबकि उपयोगिता गणनावाचक होती है, ये मार्शल कहते हैं। तो बात होगी क्रमवाचक की, तो क्रमवाचक का संबंध होगा हिग्स एवं एलर से। लेकिन जब बात करेंगे गणनावाचक की तब मार्शल हो जाएगा। तो 10वें का राइट आंसर होगा बी, हिग्स एवं एलर। 11वां, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के जो आधुनिक अगर प्रतिपादक की हम बात करें तो उनका नाम है मार्शल। लेकिन यहाँ पे गोसेन भी आया है, मार्शल और गोसेन। जब मार्शल और गोसेन जो है दोनों आ जाए विकल्प में तो हम जो है गोसेन को चूज करेंगे। गोसेन इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि गोसेन वो प्रथम व्यक्ति थे, ये प्रथम प्रतिपादक थे जो बताते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होती है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, गोसेन। इसके बाद मार्शल भी इन्हीं के विचारों को अपनी व्याख्या में शामिल करते हैं। बराबर, मांग वक्र की समांतर ढाल होती है। तो जो हमारा जो डिमांड लाइन होता है, डिमांड लाइन इसी तरह होता है, बजट लाइन की तरह होता है। ये डिमांड, इसकी ढाल बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती है, लगातार गिरती है, यानी ऋणात्मक होती है। तो मांग वक्र की समांतर ढाल बाएं से दाएं ऊपर की ओर गलत है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है। ये इसका राइट आंसर होगा। यह x की समांतर गलत है, y की समांतर गलत है, ढाल इस तरह होती है। तो 12 का राइट आंसर का बाएं से दाएं नीचे की ओर बी। 13, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग। गिफिन वस्तुएं एक ऐसी वस्तु होती है जब इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो इनकी मांग भी बढ़ती है। तो मूल्य वृद्धि से इनकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 13 का ए राइट आंसर होगा। आगे हम देखते हैं। मांग की कमी के क्या कारण है? मांग में अगर कमी आती है तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं? आय में कमी, ये सही है। जब आय घटती है तो लोगों द्वारा वस्तु सेवाओं की मांग कम हो जाती है। क्रेताओं की संख्या में कमी, अगर क्रेता उपभोक्ता घट गए तभी मांग घट सकती है, तो ये भी सही है। उपभोक्ताओं की रुचि, अगर उपभोक्ताओं की जो रुचि है, जो उनकी इंटरेस्ट है, अगर वस्तु सेवाओं में कम हो जा रही है, घट जा रही है, तो इसके कारण भी मांग घट जाती है। सपोज कीजिए कि जो उपभोक्ता है, अगर इनका मन मोबाइल में न लगे,
मोबाइल में इनकी रुचि ना हो, तो ऐसी स्थिति में मोबाइल की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उपभोक्ताओं की जो रुचि, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका रुझान है, ये भी प्रभावित करता है किसी वस्तु की मांग को। तो इसका राइट आंसर होगा डी, में से सभी। 15वां, मांग की लोच। मांग की लोच एक गुणात्मक कथन है। क्या है? एक गुणात्मक कथन, याद रखिएगा। तो 15 का ए हो जाएगा। 16, विलासिता वस्तुओं की मांग होती क्या है? विलासितापूर्ण वस्तुओं की जो मांग होती है वो अत्यधिक लोचदार होती है, क्योंकि इनकी जब कीमतों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो इनकी मांग जो है कीमतों की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण विलासितापूर्ण वस्तुओं की जो मांग क्या होती है, अत्यधिक लोचदार होती है। तो 16 का आंसर होगा सी। निम्न से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? दोबारा प्रश्न आ गया। तो भूमि जो है मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है, बाकी भूमि है, सड़क भी है और पूंजी भी है। तो 17 का राइट आंसर होगा सी। परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो संबंधित है वह हमारा अल्पकाल से संबंधित है। अल्पकाल से संबंधित है। अल्पकाल में उत्पादन फलन में ही हमको परिवर्तनशील अनुपात देखने को मिलता है, परिवर्ती अनुपात देखने को मिलता है, जहाँ पे कुछ साधन स्थिर, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो परिवर्तनशील अनुपात मिलेगा अल्पकाल में। अगर बात करें पैमाने का, तो पैमाने का जो नियम है, पैमाने का जो प्रतिफल है, उसका संबंध होता है दीर्घकाल से। लेकिन बात है परिवर्तनशील अनुपात की बात है तो होगा अल्पकाल। आगे हम लोग देखते हैं 19, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। प्रश्न बार बार पूछा जाता है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। इसको कहा था जेबी से ने कहा था। किसने कहा था? जेबी से ने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? तो जीडीपी की गणना में जो है 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि उत्पादन विधि, दूसरी है आय विधि और तीसरी है व्यय विधि है। इन 3 विधियों द्वारा जो हम जीडीपी यानी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो है 3 विधियों से इसकी गणना की जाती है। पहली है उत्पादन विधि, जिसको हम बोलते हैं मूल्य वृद्धि विधि, दूसरी है आय विधि और तीसरी है व्यय विधि। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जीडीपी की गणना, ये भी सही है, मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि ये भी सही है, व्यय विधि ये भी सही है। राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 21, भारत में वित्तीय वर्ष की कालावधि होती है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो अवधि होती है वही वित्तीय वर्ष होता है। तो 21 का राइट आंसर होगा सी। 22, भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसी को बोलते हैं सेंट्रल बैंक बोलते हैं। तो 22 का आंसर होगा सी होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, भारतीय स्टेट बैंक नहीं होगा, बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को ही सेंट्रल बैंक कहा जाता है। 23, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। 24, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को हानि होती है। तो अल्पकाल में जो एक पूर्ण प्रतियोगी जो फर्म होती है उसकी 3 स्थितियां होती हैं। किसी भी फर्म के संतुलन की 3 स्थितियां होती हैं, लेकिन बात हो रही है हानि की। अगर प्राइस जो है, अगर वस्तु की प्राइस जो है इसकी अगर औसत लागत से अधिक है तो इसको बोलते हैं फर्म जो है, फर्म को जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, यानी असामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। लेकिन अगर प्राइस जो है एसी के बराबर हो जाए, औसत लागत के बराबर हो जाए, तो इसको बोलते हैं सामान्य लाभ। बोलते हैं कि फर्म को सामान्य लाभ मिल रहा है, फर्म में सामान्य लाभ के साथ संतुलन में है। लेकिन यदि किसी फर्म की जो है, फर्म की जो कीमत, किसी वस्तु की अगर कीमत उसकी औसत लागत से क्या हो जाए, कम हो जाए, अगर वस्तु की जो है कीमत उसकी औसत लागत से कम हो जाए तो यहाँ पे फर्मों को हानि होती है। तो जो हानि की स्थिति यही होती है, प्राइस लेस देन एसी होता है। तो राइट आंसर होगा इसका जो है 24 का राइट आंसर होगा प्राइस लेस देन एसी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, समान वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी वस्तुओं की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं होता है। तो 25 का राइट आंसर होगा समरूप। 26 एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? एकाधिकार एक ऐसा बाजार जिसमें उत्पादकों की संख्या या विक्रेताओं की संख्या या फर्मों की संख्या केवल एक होती है। एकाधिकार एक ऐसा बाजार जिसमें केवल एक विक्रेता हो, उसको बोलते हैं एकाधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा 1। 27 देखते हैं, यदि किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मान 0.4 हो तो एमपीएस का मान क्या होगा? इसे आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर होता है 1 होता है। यहाँ पे मान दे दिया है, एमपीसी का मान दिया 0.4, मान रख लीजिए 0.4 प्लस एमपीएस बराबर 1। तो एमपीएस बराबर कितना हो जाएगा? एमपीएस बराबर हो जाएगा 0.4 यानी 0.6। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का 0.6 यानी बी। आगे, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। इसके लेखक है जेएफ किंग्स, जॉन बेनॉर्ड किंग्स। 29 सन 2000 में किए गए विमुद्रीकरण के में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर कर दिया गया? तो 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, जिस नोट को बाजार से बाहर किया गया था वो 500 और 1000 के नोट थे। तो 500 और 1000 के नोट कहाँ पे है? यहाँ पे 29 का सी, 29 का सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष कर निगम कर जो है, निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। बाकी वस्तु एवं सेवा कर ये जीएसटी है, जिसको बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद कर भी अप्रत्यक्ष कर है, प्रशुल्क भी एक अप्रत्यक्ष कर है। सही आंसर होगा निगम कर। निगम कर हुआ आपके आयकर हुए या उपहार कर हुए या संपत्ति कर हुआ, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। ये 30 प्रश्नों का सेट रहा। बाकी इसमें अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी टाइप के भी प्रश्न हैं। मैं उसे केवल आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप लोग उसे भी तैयार कर लेंगे तो ये आपके लिए बल्ले बल्ले होगा। यानी आपका जो एग्जाम होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही सुपर होगा। अगर इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो लघुत्तरी हो, चाहे वो दीर्घोत्तरी हो, अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए बाकी प्रश्नों को हम एक बार दिखा देते हैं आपको। अतुलघुत्तरी में यहाँ पे जो है आपको 6 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। सीमांत आगम, मंदी, मुद्रा के अवमूल्यन, सरकार के राजस्व प्राप्ति, कर आय, अंतिम वस्तु, वेस्टिएज साइज, मांग घट। इन 6 प्रश्नों को देख लीजिएगा एग्जाम में। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम आ सकते हैं, कई सारे प्रश्न आ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। लघुत्तरी प्रश्न की अगर बात की जाए तो 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखने के बारे में बात हो रही है। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं, जिसे आप लोग जानते होंगे। क्या उत्पादन करें, कितनी मात्रा में करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए करें, उपयोगिता क्या है, निवेश गुणक क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है, मांग का नियम, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, विनिमय दर, प्रतिगामी कर। सबको देख लीजिएगा, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 5 प्रश्न है। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति से क्या है, इसको देख लीजिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार बाजार में क्या अंतर है, देख लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां क्या है, स्पष्ट करें, देख लीजिएगा। यहाँ पे एक सवाल है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग फल इतना दिया है तो एमपीसी तथा गुणक का मान क्या होगा, इसे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा सी बराबर ये दिया है, तो सी बराबर ये भी होता है, सी बराबर होता है ए प्लस बी वाई। इसका समीकरण होता है सी ए है, ए की जगह ही दिया है और बी की जगह 0.6 दिया है। तो जो यहाँ जो बी है उसी को बोलते हैं एमपीसी। बी बराबर जो यहाँ पे दिया है 0.6, इसी को बोलते हैं एमपीसी। यानी एमपीसी बराबर दिया 0.6
6। तो एमपीसी निकल गया 0.6। पूछ रहा है गुणक क्या है, तो गुणक को भी हम कर लेते हैं, के बराबर होता है 1/1 माइनस एमपीसी होता है। तो 1/1 माइनस एमपीसी का मान 0.6 हो जाएगा। 1/1 में से 0.6 होता है तो 0.4 आ जाएगा। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 10/4 यानी 2.5। तो गुणक का मान हो जाएगा 2.5 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो ये रहा जो है कई सारे प्रश्नों का एक सेट रहा, इसमें से कई सारे प्रश्न एग्जाम में आपकी आ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।